इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम देख चुके और दूसरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पहले तो आप ध्यान दें कि अभी तक हम पोटेंशियल एनर्जी पढ़ रहे थे, दिस इज डिफरेंट। यहां पे एनर्जी वर्ड नहीं यूज कर रहे हैं, हम सिर्फ पोटेंशियल बोल रहे हैं। तो पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी दोनों रिलेटेड है बट डिफरेंट। जैसे पोटेंशियल एनर्जी को जनरली यू सिंबल से डिनोट करते हैं और पोटेंशियल को वी सिंबल से डिनोट करते हैं। दोनों रिलेटेड चीज है बट अलग है। इन दोनों में ऑलमोस्ट वैसा ही रिलेशन है जो रिलेशन फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है। इनके बीच का रिलेशन हमने देखा है, ऑलमोस्ट वही रिलेशन यहां पे होता है। जैसे ये वाला जो रिलेशन थोड़ा रिकॉल करें हम, तो एक बेसिक से एग्जांपल लें। तो अगर हमारे पास दो चार्ज है, पॉइंट चार्ज Q1 और Q2 से एट अ डिस्टेंस ऑफ R, तो इस पे जो फोर्स लग रहा हुआ रिपल्शन का, दैट विल बी K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। इस पे इतना फोर्स लग रहा हुआ। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कैसे करते हैं? हम बोलते हैं कि ये Q1 चार्ज है, यहां से R डिस्टेंस पे ये पॉइंट है A। नोट, इस A पॉइंट पे कोई चार्ज नहीं होता है हमारे पास, बस एक ही चार्ज है Q1, यहां से R डिस्टेंस पे पॉइंट A है। फिर हम इस A पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं। इस A पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं। कैसे बात करते हैं? हम ऐसे सोचते हैं कि अगर इस A पॉइंट पे +1 कूलम का चार्ज होता है, नहीं, हम ऐसा सोचते हैं कि इस A पॉइंट पे अगर +1 कूलम का चार्ज होता तो उस पे कितना फोर्स लगता, उस पे जो फोर्स लगता उसी को हम यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बोल देते हैं। तो उससे यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाती है K Q1 अपॉन R स्क्वायर। ये हमने ऑलरेडी देखा है। तो अब देखते हैं फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड रिलेटेड है एक तरीके से, बट फिर भी टेक्निकली अलग है। वैसा ही कुछ यहां पे भी होता है। जैसे हम पोटेंशियल एनर्जी का एक सिंपल सा केस देखें। जैसे कि हमारे पास अगर दो चार्ज है Q1 Q2 पॉइंट चार्ज एट अ डिस्टेंस ऑफ R, तो हम बोलेंगे यहां पे जो पोटेंशियल एनर्जी है सिस्टम की, दैट इज K Q1 Q2 बाई R। और इस पोटेंशियल एनर्जी का फिजिकल मीनिंग क्या है कि इस Q2 चार्ज को इन्फिनिटी से लाने में आदमी को जो वर्क करना पड़ रहा है वही पोटेंशियल एनर्जी, जैसा कि हमने देखा। अब देखिए हम पोटेंशियल की बात कैसे करते हैं यहां पे। तो उसके लिए हम बोलेंगे कि यार यहां पे मेरे पास ये पॉइंट चार्ज है Q1, उससे R डिस्टेंस पे ये पॉइंट है A। नोट, A पॉइंट पे कुछ नहीं है, बिल्कुल वैसे जैसे यहां पे नहीं था। A पॉइंट पे कुछ भी नहीं है, तब भी हम A पॉइंट पे पोटेंशियल की बात करेंगे। कैसे करेंगे? तो बोलेंगे A पे कुछ नहीं है, लेकिन अगर हम इन्फिनिटी से A पॉइंट तक +1 कूलम का चार्ज लाते तो हमें कुछ वर्क करना पड़ता। वो जो वर्क हमें करना पड़ता वो हम बोलेंगे कि पोटेंशियल है एट पॉइंट A। पॉइंट को आप समझे, यहां पे कोई चार्ज है नहीं और ना ही हम कोई चार्ज को ला रहे हैं। हम बस ऐसा सोच रहे हैं कि इन्फिनिटी से A तक अगर +1 कूलम चार्ज को लाया जाता तो जितना वर्क करना पड़ता वो A पॉइंट का पोटेंशियल कहलाएगा। तो A पॉइंट में बोलेंगे पोटेंशियल कितना है बताएं, दैट विल बी K Q1 अपॉन R। ये Q2 जो है वो तो क्या हो गया, 1। सो वील से दैट इज द पोटेंशियल एट पॉइंट A। तो इस केस में हमने Q2 चार्ज को इन्फिनिटी से लेके आए तो जो वर्क करना पड़ा वो पोटेंशियल एनर्जी हो गया। यहां पे हम A पॉइंट को चार्ज ला नहीं रहे, हम ऐसा बोल रहे हैं कि इन्फिनिटी से अगर 1 कूलम चार्ज को लाया जाता तो जो वर्क करना पड़ता वो इस पॉइंट का पोटेंशियल कहलाएगा। सो आप देख सकते हैं जैसा कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक फील्ड और F का था, फोर्स का, वैसा ही कॉन्सेप्ट पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी का है। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इसी लॉजिक से अब मुझे एक दो और छोटे छोटे क्वेश्चंस बताएं। ये एक यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर है, इस पे टोटल चार्ज Q दिया हुआ है। इसके सेंटर से R पॉइंट पे हमें पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी है। यहां पे कितना पोटेंशियल है ये बताना है। तो सबसे पहले आप फिजिकल मीनिंग सोचिए पोटेंशियल का। अगर आप फिजिकल मीनिंग सोचेंगे पोटेंशियल का तो कभी भी गलती नहीं करेंगे। तो यहां पे पोटेंशियल का फिजिकल मीनिंग क्या है? उसका फिजिकल मीनिंग ये है कि अगर इन्फिनिटी से अगर हम यहां तक +1 कूलम का चार्ज लेके आए तो कितना वर्क करना पड़ेगा। जो वर्क करना पड़ेगा वही हम यहां का पोटेंशियल बोलेंगे। तो कितना वर्क करना पड़ेगा उसको इन्फिनिटी से यहां तक लाने के लिए, 1 कूलम चार्ज को लाने के लिए, दैट विल बी K Q into 1 अपॉन R। यहां का पोटेंशियल आ जाएगा K Q अपॉन R। वेरी सिंपल। लेट्स सी नेक्स्ट स्मॉल क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखें। इसमें एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है जिसपे चार्ज Q है, उसका रेडियस R, उसके एक्सिस पे A डिस्टेंस पे ये पॉइंट है, यहां पे हमें पोटेंशियल बताना है। फिर से आप पोटेंशियल फिजिकल मीनिंग सोचिए। पहले उसका फिजिकल मीनिंग क्या है
कि इन्फिनिटी से अगर हम +1 कूलम चार्ज को लेके आते तो कितना वर्क करना पड़ता, उस वर्क को हम यहाँ का पोटेंशियल बोलते हैं। so, कितना वर्क करना पड़ता, तो वो जो वर्क होता वो KQ×1/√A² + R² होता। ये कहां से आया, हमने पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला निकाला था रिंग के लिए, अगर आपको याद हो तो उस फॉर्मूले में यहाँ पे Q था, Q, तो हम 1 कूलम चार्ज को ला रहे हैं तो Q की जगह पे हमने 1 रख दिया, तो ये हमारे पास पोटेंशियल फॉर्मूला आ गया। so, इसका हम रिटर्न एज KQ/√A² + R²। दिस इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आपको याद रखना है। अगर हमारे पास एक रिंग है तो उससे a डिस्टेंस पे पोटेंशियल का फॉर्मूला है KQ/this much, वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स डू दिस क्वेश्चन। इसमें हमारे पास एक डिस्क है, दिस इज अ डिस्क जिसपे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसके सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज है, सिग्मा दिया हुआ है। उस डिस्क के एक्सिस पे r डिस्टेंस पे इस पॉइंट A पे हमें पोटेंशियल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, लेट्स सी। तो सबसे पहले आप इस पोटेंशियल का फिजिकल मीनिंग सोचें एज यूजुअल, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में करते हैं। तो यहाँ पे पोटेंशियल का मतलब क्या है, अगर हम इन्फिनिटी से +1 कूलम चार्ज लेके आते हैं यहां तक, तो उसमें हमें जो वर्क करना पड़ता वही हम इस पॉइंट का पोटेंशियल बोलेंगे। तो इन्फिनिटी से हम 1 कूलम चार्ज को यहां तक लेके आते तो हमें जो वर्क करना पड़ता वही हम यहाँ का पोटेंशियल बोलेंगे। तो इसका मतलब यहाँ ये है कि मुझे यहाँ का पोटेंशियल अगर कैलकुलेट करना है तो बेसिकली मुझे वर्क कैलकुलेट करना है। अब ध्यान दें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये कभी भी आपको अगर पोटेंशियल कैलकुलेट करना है किसी पॉइंट का, तो इट्स नॉट अ न्यू क्वेश्चन, इट इज जस्ट लाइक कैलकुलेटिंग वर्क। सो अगर आप देखें तो हम बहुत देर से एक ही चीज पढ़ रहे हैं। पहले हमने वर्क के बारे में पढ़ा था कि वर्क कैसे निकालते हैं, फिर हमने पढ़ा था कि पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं, वो भी वर्क ही था एक तरीके से, और अब पोटेंशियल भी वर्क ही है। पोटेंशियल लेकिन 1 कूलम को इधर से उधर ले जाने का वर्क है। तो अगर मुझे यहाँ का पोटेंशियल निकालना है तो बेसिकली मुझे ये निकालना है कि इन्फिनिटी से 1 कूलम चार्ज को यहां तक लाने में कितना वर्क करना है। तो अभी भी वर्क ही कैलकुलेट करना है। तो वर्क कैसे कैलकुलेट होगा, इट्स वेरी सिंपल, हम वही काम करेंगे जो हम करते आ रहे हैं। लेट्स डू दैट। आप ऐसे सोचें कि इस 1 कूलम चार्ज को आप इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं और अब ये रास्ते में है एट अ डिस्टेंस ऑफ x, जैसा हम पहले करते थे। अब इस डिस्क के कारण इस पे इधर रिपल्शन फोर्स लगेगा और उस रिपल्शन फोर्स को हम लिख सकते हैं E/1, क्योंकि ये चार्ज 1 है। व्हाट इज E? E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस डिस्क, इस डिस्क के कारण की इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो आदमी है वो इधर फोर्स लगा रहा होगा, तभी तो चार्ज को इधर लेके आएगा। तो दिस विल बी फोर्स अप्लाइड बाय मैन, और उसकी वैल्यू कितनी होगी, इसके बराबर ही होगी। रीजन हम कई बार देख चुके हैं, स्लोली लाने पे चार्ज पे नेट फोर्स जो होता है वो 0 होता है। अब इस आदमी का हमें वर्क डन निकालना है। इस आदमी का वर्क डन कैसे आएगा, तो विल राइट कि वर्क डन बाय मैन विल बी इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स अप्लाइड बाय मैन इनटू dx। टेक्निकली स्पीकिंग वही माइनस की कहानी फिर आएगी अगर आप देखें तो। अब इसका ध्यान ना भी रखे तो मैंने आपको उसकी टेक्निक बताई है। अब यहाँ पे फोर्स अप्लाइड बाय मैन को लिखा जाएगा E/1 लिखने का तो कोई मतलब नहीं है, इंटू -dx। ये जो E है, माइनस को तो आप बाहर निकाल लें। ये जो E है वो E क्या है, वो इस डिस्क के कारण का इलेक्ट्रिक फील्ड, और डिस्क के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो शायद आपको याद हो, वो हमने पहले निकाली थी और मैंने आपको बोला था ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। तो वही इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हम यहां लगाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा σ/2ε1 - x/√x² + r²। ये जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है, शायद आपको याद हो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है डिस्क के कारण। व्हाट इज दिस r? r इज एक्चुअली दी रेडियस ऑफ द रिंग, नहीं बट लेकिन r को तो हम ये डिस्टेंस को r ले चुके हैं, तो यहां थोड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। तो आप इस डिस्टेंस को a ले लें, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और r हमने क्या बोल दिया, रेडियस ऑफ द डिस्क। तो ये जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमने लिख दिया एज इट इज इंटू dx। अब यहां पे हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, और x की लिमिट क्या होगी, इन्फिनिटी से लेके a तक। ये कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रेशन है, लेकिन आपको इंटीग्रेशन आता है और आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यू विल गेट योर रिजल्ट। बट द पॉइंट टू नोट इज कि कॉन्सेप्ट जो है इसको सॉल्व करने का वो बहुत ही आसान है। लेट्स से दिस, यहां पे हम हॉलो स्फीयर की बात करेंगे। हॉलो स्फीयर में पोटेंशियल की बात, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, उसको बहुत ध्यान से देखें। यहां पे एक हॉलो स्फीयर है हमारे पास, यूनिफॉर्मली चार्ज टोटल उस पे Q है, उसका रेडियस R है, कैपिटल R। इसके सेंटर से
स्मॉल आर डिस्टेंस पे पॉइंट ए है, पॉइंट ए, इस पॉइंट ए पे हमें पोटेंशियल निकालना है, पोटेंशियल एट पॉइंट ए। तो कितना होगा, तो उसका फिजिकल मीनिंग क्या है वो तो हम समझ ही रहे हैं। फिजिकल मीनिंग ये है कि अगर हम इन्फिनिटी से 1 कूलम चार्ज प्लस 1 कूलम चार्ज को लेके आते तो कितना वर्क करना पड़ता, वो यहाँ का पोटेंशियल कहलाएगा। सो दैट विल बी के क्यू इंटू 1, 1 कूलम को चार्ज लाना है इसलिए इंटू 1, इंटू 1 लेने का मतलब नहीं है, डिवाइड बाई आर। सो दिस इज पोटेंशियल एट पॉइंट ए। हम पहले भी ऐसा केस देख चुके हैं। और नेक्स्ट थिंग इज हमें इस बी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है। बी पॉइंट जो है वो बिल्कुल सरफेस पे, तो बी पे पोटेंशियल हमें निकालना है, तो पोटेंशियल एट पॉइंट बी। ये कैसे निकालेंगे, तो बी पे पोटेंशियल मतलब क्या है कि 1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से बी तक लाया जाएगा, तो अगर उसको इन्फिनिटी से बी तक लाया जाएगा तो उसमें जो वर्क होगा वही बी का पोटेंशियल होगा। तो दैट वर्क विल बी के क्यू बाई, यहाँ पे जो आर आएगा वो कैपिटल आर आएगा, क्योंकि बी पॉइंट का सेंटर से जो डिस्टेंस है वो कैपिटल आर है। So that will be potential at point B. Okay, now comes the interesting point. यहाँ पे हमने एक पॉइंट C लिया जो कि अंदर है स्फीयर के, यहाँ पे हमें पोटेंशियल बताना है, पोटेंशियल एट पॉइंट C। तो C पॉइंट पे पोटेंशियल का मतलब क्या है, C पॉइंट पे पोटेंशियल का मतलब है इन्फिनिटी से 1 कूलम चार्ज हम C पे ला रहे हैं तो कितना वर्क करना पड़ेगा। सो दैट इज वर्क डन इन ब्रिंगिंग 1 कूलम चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू C, इन्फिनिटी से C तक लाने का वर्क। अब देखिए इसको हम कैसे करेंगे, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। Work done in bringing 1 coulomb charge from infinity to B plus work done in bringing 1 coulomb charge from B to C। अब ध्यान दें, इन्फिनिटी से C तक हमें 1 कूलम चार्ज को लाना था, C तक, तो हम उसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं कि पहले हम इन्फिनिटी से B तक ला रहे हैं 1 कूलम चार्ज को और फिर B से C तक ले जा रहे हैं। इस वर्क को हम निकालेंगे और इस वर्क को निकालेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो दैट विल बी माई आंसर। तो ये जो वर्क है इन्फिनिटी से B तक लाने का वो तो हम निकाल चुके हैं, वो तो ये होगा, तो उसको हम लिख देंगे के क्यू बाई आर। इसको आप देखें, बी से सी तक ले जाने का वर्क डन, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर हम 1 कूलम चार्ज को बी से सी तक ले जाएंगे तो कितना वर्क करना पड़ेगा, कितना वर्क करना पड़ेगा आप सोचे जरा। वो जो वर्क होगा वो एक्चुअली 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि बी से सी तक जब आप 1 कूलम चार्ज को ले जा रहे हो तो अंदर तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं। आपको याद होगा कि यूनिफॉर्मली चार्ज हॉलो स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो 0 होती है। तो क्योंकि अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं तो 1 कूलम चार्ज को अंदर ले जाने में कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि कोई रिपल्शन या अट्रैक्शन फेस नहीं करना पड़ेगा। तो ये जो टर्म है वो 0 आ गया। इसका मतलब जो टोटल वर्क डन है दैट हैज कम आउट टू बी के क्यू बाई आर। वही वर्क डन आ गया जो सरफेस तक लाने का वर्क था। अब क्या करना है हमें कि ये जो पॉइंट है बीच वाला बिल्कुल उसको डी बोल रहे हैं, वहां पे पोटेंशियल निकालना है डी पॉइंट पे। सी की तरह ही है ऑलमोस्ट, फिर भी हम थोड़ा सा सी वाले कॉन्सेप्ट को एम्फेसाइज करने के लिए इस पॉइंट पे भी पोटेंशियल निकालेंगे। तो यू हैव टू फाइंड पोटेंशियल एट पॉइंट डी। सो दैट विल वर्क डन इन मूविंग 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू डी। फिर से हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करके लिखेंगे, वर्क डन इन ब्रिंगिंग 1 कूलम चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू बी प्लस वर्क डन इन ब्रिंगिंग 1 कूलम चार्ज फ्रॉम बी टू डी। तो जैसा हम पहले सोच रहे थे कि 1 कूलम चार्ज को पहले हम इन्फिनिटी से बी तक लाएंगे और फिर बी से डी तक। तो इन्फिनिटी से तब बी तक लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा वो हमें पता है, दैट विल बी के क्यू बाई कैपिटल आर। और बी से डी तक ले जाने में वर्क जो करना पड़ेगा वो 0। वही लॉजिक क्या कि अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो जब हम 1 कूलम चार्ज को बी से सी तक ले जा रहे होंगे, बी से सी तक, तो कोई फोर्स लगाना ही नहीं पड़ेगा आदमी को, क्योंकि अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, तो वर्क डन भी 0 करना पड़ेगा। तो जो टोटल वर्क डन आ जाएगा दैट विल बी के क्यू बाई आर, लाइक दिस। सो आप देखें इन तीनों केस का जो आंसर है वो सेम है। द पॉइंट इज कि सरफेस पे या सरफेस के अंदर पे किसी भी पॉइंट पे हम पोटेंशियल निकालें वो सेम आएगा और उसकी वैल्यू होगी जैसा कि हम निकाल चुके हैं के क्यू बाई आर। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इस हॉलो स्फीयर की सिचुएशन को और एम्फेसाइज करने के लिए हम कुछ ग्राफ्स ड्रॉ करेंगे जो कि आप ध्यान से देखें। सो ये फिर से वही हॉलो स्फीयर है हमारा जिसपे चार्ज Q है और यहां पे हमें एक ग्राफ बनाना है। ध्यान दें इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बना रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का,
और ये हम क्या कर रहे हैं कि इस लाइन के लॉन्ग मूव कर रहे हैं, तो इस लाइन के लॉन्ग मूव करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, चेंज, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी। तो एक्स के साथ हम इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बना रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का, पोटेंशियल का नहीं, हालांकि हमने अभी पोटेंशियल की बात की है, पोटेंशियल ग्राफ हम थोड़ी देर बाद बनाएंगे, फिर हम इलेक्ट्रिक फील्ड ग्राफ बना रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ग्राफ हम शायद पहले ही बना चुके हैं और दो पार्ट से बनेगा वो, क्योंकि बाहर के लिए अलग फॉर्मूला होता है, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है अंदर, उसका तो कोई फॉर्मूला क्या है, अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। तो यहाँ पे ग्राफ कैसा आएगा, तो यहाँ पे जो ग्राफ होगा अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी और बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कुछ इस तरीके से आएगी। जैसे जैसे हम दूर जाएंगे आर की वैल्यू बढ़ेगी और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होगी, तो कुछ इस तरीके का ग्राफ होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, हॉलो स्फीयर के। अब हम पोटेंशियल ग्राफ बनाएंगे, तो हम पोटेंशियल ग्राफ बनाएंगे, ध्यान दें पोटेंशियल ग्राफ। तो हम इस लाइन पे मूव कर रहे हैं और हर जगह पे पोटेंशियल अलग अलग हुआ, तो उसका ग्राफ हमें बनाना है। तो पोटेंशियल ग्राफ भी हम दो पार्ट बनाएंगे, ये अंदर वाले रीजन के लिए और ये बाहर वाले रीजन के लिए। तो बाहर जो पोटेंशियल होगा दैट विल बी गिवन बाय फॉर्मूला के क्यू बाई आर। तो बाहर का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, समथिंग लाइक दिस, कुछ इस तरीके से, क्योंकि जैसे जैसे हम दूर जाएंगे आर बढ़ेगा तो पोटेंशियल को कम होना पड़ेगा। अब ध्यान दीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ग्राफ का कि यहां पे कैसा ग्राफ बनेगा, यहां पे जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा होगा, क्योंकि हमने देखा था अंदर हर जगह पोटेंशियल क्या था, सेम, अंदर हर जगह पोटेंशियल सेम था और वो वही था जो सरफेस पे था, इसलिए सरफेस का पोटेंशियल और अंदर के हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा। अब थोड़ा देखें, यही चीज हमने यहां देखी थी कि अंदर हर जगह पोटेंशियल सेम था और सरफेस के बराबर था, तो वही चीज हम यहाँ पे एम्फेसाइज कर रहे हैं ग्राफ बना के। और दूसरा यहाँ पे जो पोटेंशियल की वैल्यू है, ये जो पोटेंशियल की वैल्यू है दैट इज इक्वल टू के क्यू अपॉन कैपिटल आर, where capital R is what? Radius of this sphere। ऐसा ग्राफ होगा। अब ध्यान दें, दोनों ग्राफ थोड़े अलग हैं और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है जिसमें आप हमेशा कंफ्यूज होते रहेंगे वो ये है कि इनसाइड स्फीयर, इनसाइड यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हॉलो स्फीयर, इनसाइड यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हॉलो स्फीयर, मतलब हॉलो स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू जीरो बट पोटेंशियल इज नॉट इक्वल टू जीरो। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, ये पोटेंशियल जीरो नहीं है, ध्यान रखें, वेरी इंपॉर्टेंट, पोटेंशियल इज एक्चुअली कांस्टेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी तक हमने हॉलो स्फीयर की बात की है, अब हम सॉलिड स्फीयर की बात करेंगे। सॉलिड स्फीयर में पोटेंशियल कैसे होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हॉलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट केस होते हैं। तो हमारे पास यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर है जिसपे चार्ज क्यू है, उसका रेडियस आर है, उसके सेंटर से, नोट करें सेंटर से आर डिस्टेंस दूरी पे पॉइंट ए पे हमें पोटेंशियल बताना है। तो पॉइंट ए पे जो पोटेंशियल होगा दैट विल बी के क्यू बाई आर, बिल्कुल वैसे जैसे कि पॉइंट चार्ज के कारण होता है या फिर हॉलो स्फीयर के कारण होता है, ये बात हमने पहले भी की है। वैसे अगर हमें पॉइंट बी पे पोटेंशियल निकालना, पॉइंट बी पे जो सॉलिड स्फीयर के सरफेस पे या सरफेस के जस्ट बाहर है, तो बी पॉइंट पे पोटेंशियल कैसे निकालेंगे हम, पोटेंशियल एट पॉइंट बी विल बी के क्यू बाई आर। यहां पे जो आर आएगा वो कैपिटल आर आएगा, क्योंकि इस पॉइंट का बी का सेंटर से जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू कैपिटल आर। तो ये कुछ हो गया। तो यानी सॉलिड स्फीयर के बाहर पोटेंशियल का फॉर्मूला के क्यू बाई आर, सॉलिड स्फीयर के सरफेस पे पोटेंशियल का फॉर्मूला के क्यू बाई कैपिटल आर। नाउ कम्स द मेन थिंग, ये सॉलिड स्फीयर है वही ऊपर वाला ही। अब इसमें अंदर एक पॉइंट है सी एट अ डिस्टेंस ऑफ आर फ्रॉम सेंटर, इस सी पॉइंट में पोटेंशियल निकालना है, पोटेंशियल एट पॉइंट सी। तो सी पॉइंट में पोटेंशियल क्या मतलब है, उसका फिजिकल मीनिंग क्या है कि एक कूलम चार्ज को अगर इंफिनिटी से सी तक लाया जाए तो कितना वर्क करना पड़ेगा, मतलब वर्क डन ब्रिंगिंग 1 कूलम चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू सी। अब इसको ध्यान से देखिए, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, वर्क डन इन ब्रिंगिंग 1 कूलम चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू बी प्लस वर्क डन इन ब्रिंगिंग 1 कूलम चार्ज फ्रॉम बी टू सी। मतलब यहाँ पे ये जो पॉइंट है इसको हम बी बोल रहे हैं, तो बोल रहे हैं इंफिनिटी से बी तक लाने में चार्ज को जो वर्क करना पड़ेगा वो, और फिर बी से सी तक उसको ले जाने में जो वर्क करना पड़ेगा वो। तो दो पार्ट हमने इसको डिवाइड कर दिया, दोनों निकाल के हमें ऐड करना है। तो ये जो क्वांटिटी है, दिस क्वांटिटी दैट विल बी हाउ मच, वो तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, वो यहाँ पे है, दिस इज
सो दैट विल बी के क्यू बाई कैपिटल आर। और ये जो क्वांटिटी है वो हमें पता नहीं है, ये जीरो नहीं होगा। हॉलो स्फीयर में यहां से यहां तक का बी से सी तक का वर्क डन जीरो आ गया था, यहां जीरो नहीं होगा क्योंकि सॉलिड स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होती है। इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होती है। इनफैक्ट इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसका फॉर्मूला हमें पता है, दैट इज के क्यू आर अपॉन कैपिटल आर क्यू। तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होती है, तो बी से सी तक का वर्क डन भी जीरो नहीं होगा। यही निकालना हमारा मेन काम है इस क्वेश्चन में। लेट्स सी कि हम उसको कैसे निकालेंगे। तो इसी स्फीयर को हमने थोड़ा बड़ा बना लिया ताकि इसके अंदर डायग्राम बनाने में हमें आसानी हो। तो हमारा काम है इस क्वांटिटी को निकालना, बी से सी तक का वर्क। तो आप सोचिए कि एक कूलम चार्ज को बी से सी तक ले जाया जा रहा है, और अभी वो रास्ते में है एक्स डिस्टेंस पे सेंटर से। तो इस पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन लगेगा दैट विल बी ई इंटू वन इज द चार्ज। तो ये आ जाएगा के क्यू एक्स अपॉन आर क्यू। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन लग रहा होगा इसमें। तो जो आदमी है वो इस पे इधर की तरफ फोर्स लगा रहा होगा, फोर्स अप्लाइड बाय मैन। और उस फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, ये फोर्स जो है वो इसके बराबर होना चाहिए। तो ये फोर्स जो है वो भी हो जाएगा के क्यू एक्स अपॉन आर क्यू। क्यों इसके बराबर होना चाहिए, क्योंकि आदमी इसको स्लोली ला रहा होगा तो इस पे नेट फोर्स जो है वो जी होना चाहिए, जैसा कि हम कई बार देख चुके हैं। तब इस फोर्स का हमें वर्क डन निकालना है। सो दैट विल बी माई वर्क डन फ्रॉम बी टू सी। दैट विल बी रिटन एज इंटीग्रल ऑफ फोर्स अप्लाइड बाय मैन इंटू माइनस डीएक्स। वही माइनस की कहानी पहले जैसे। तो फोर्स ऑफ मैन की जगह पे हम लिख लेंगे ये क्वांटिटी के क्यू एक्स अपॉन आर क्यू माइनस एंड डी एक्स। तो इसमें एक्स की लिमिट क्या आएगी, जो एक्स की लिमिट होगी दैट विल बी कैपिटल आर टू स्मॉल आर। क्यों, क्योंकि ये जो चार्ज है पहले सी पे था, ये जो चार्ज था वो पहले बी पे था, यहां पे था। तो ये जो डिस्टेंस थी दैट वाज कैपिटल आर, और फिर वो सी पे पहुंचेगा तो डिस्टेंस हो जाएगी स्मॉल आर। तो इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो विल गेट के क्यू बाई 2r क्यूब आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, इतना आ जाएगा। तो दिस विल बी वर्क डन फ्रॉम बी टू सी। अब देखते हैं वही कॉन्सेप्ट हमने यूज किया है जो हम हमेशा यूज करते हैं, कोई भी नई बात इसमें नहीं है। अब जो पोटेंशियल एट सी वो इन दोनों का सम था, तो वो हो जाएगा कितना, के क्यू बाई आर प्लस दिस क्वांटिटी जो कि हम यहां निकाल चुके हैं, तो आ जाएगा के क्यू बाई 2r क्यूब आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये आ जाएगा। इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो दैट विल बी के क्यू बाई आर प्लस, ये ध्यान से देखें, दिस विल बी के क्यू बाई 2r माइनस के क्यू आर स्क्वायर बाई 2r क्यू, इतना आ जाएगा। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई किया जाए तो विल हैव पोटेंशियल एट सी इक्वल्स टू सम ऑफ दीज। तो इसको ऐड करने पे आप ध्यान दें क्या आएगा। तो पहले इन दोनों को हम ऐड कर रहे हैं, तो इन दोनों को ऐड करके हम लिखेंगे 1.5 के क्यू बाई आर, और फिर ये टर्म तो आई, दैट विल बी माइनस के क्यू आर स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब। सो दिस इज पोटेंशियल एट पॉइंट सी। ये पॉइंट सी का पोटेंशियल हो गया। कुछ लोग इसको याद भी कर लेते हैं, बट इसको याद करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और कोई बहुत ज्यादा इसकी जरूरत पड़ती हो ऐसा भी नहीं है। सो दिस इज पोटेंशियल एट पॉइंट सी इनसाइड द स्फीयर। इसमें एक चीज आप जरूर ध्यान रख सकते हैं जिसको याद रखा जा सकता है कि इस स्फीयर के सेंटर पे ओ पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होगा। तो ये एक अंदर का पॉइंट है स्फीयर के, तो यहां का पोटेंशियल निकालने के लिए हम ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं, और इस इक्वेशन में आर की वैल्यू हम क्या रखेंगे, जीरो। तो आर की वैल्यू अगर हम जीरो रखेंगे तो यू से दिस टर्म विल बिकम जीरो, ये टर्म जीरो हो जाएगा क्योंकि आर जीरो। तो ये आ जाएगा 1.5 के क्यू बाई आर, इतना आ जाएगा। दिस इज इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ये आपको याद रखना चाहिए। इसको याद रखना और भी आसान है। अगर आप ये देखें कि इस पॉइंट बी पे, जो सरफेस पे बी, वहां पे कितना पोटेंशियल होता है। बी पॉइंट पे जो पोटेंशियल था वो के क्यू बाई आर था, तो सरफेस पे जो पोटेंशियल है वो के क्यू बाई आर है, और सेंटर पे जो पोटेंशियल है वो उसका 1.5 टाइम्स है। इसको याद रखना बहुत आसान हो गया, एंड दिस मेक सेंस। अब देखें, पोटेंशियल एट ओ इज कमिंग आउट टू बी ग्रेटर देन पोटेंशियल एट बी। ओ पे पोटेंशियल ज्यादा आ रहा है, क्यों ज्यादा आ रहा है, क्योंकि इन्फिनिटी से एक कूलम चार्ज अगर हम लेके आएंगे
तो ओ तक लाने में ज्यादा वर्क करना पड़ेगा और बी तक लाने में कम वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि ओ तक अगर लाना है तो उसको तो हम ऐसे सोच सकते हैं कि पहले हम इन्फिनिटी से बी तक ला रहे हैं और फिर बी से ओ तक ला रहे हैं। लुक एट दिस क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन। दो स्फीयर है, आपको समझ में आ ही रहा होगा। इस पे चार्ज क्यू है, इस पे भी चार्ज क्यू है, दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस है आर। ए पॉइंट हमें पोटेंशियल निकालना है। व्हाट इज पोटेंशियल एट पॉइंट ए? कैसे निकालेंगे? तो पोटेंशियल एट पॉइंट ए, देखो यहाँ पे दो चार्ज है, एक ये वाले स्फीयर का चार्ज और एक ये वाले स्फीयर का चार्ज। तो अगर हमें ए पॉइंट पोटेंशियल निकालना है तो आप सोचिए कि पहले सिर्फ इस स्फीयर के कारण क्या पोटेंशियल होगा, और फिर आप सोचिए कि सिर्फ इस स्फीयर के कारण क्या पोटेंशियल होगा, फिर दोनों के कारण का जो रिजल्ट है उसको ऐड कर दें। सो पोटेंशियल एट ए कैन बी रिटन एज पोटेंशियल एट ए ड्यू टू स्फीयर 1 प्लस पोटेंशियल एट ए ड्यू टू स्फीयर 2। इसको हम स्फीयर 1 बोल रहे हैं और इसको स्फीयर 2। तो ए पे जो पोटेंशियल होगा इस स्फीयर के कारण वो हमने अभी देखा है, दैट विल बी 1.5 kq बाई कैपिटल आर। और ए पे जो पोटेंशियल होगा इस स्फीयर 2 के कारण वो क्या होगा? तो इस स्फीयर के लिए ये जो पॉइंट है ये बाहर है, तो यहां पर हो जाएगा के क्यू अपॉन आर। सो दिस विल बी आवर आंसर, सिंपल। इस क्वेश्चन को देखें, ये भी वैसा ही है ऑलमोस्ट। ये एक रिंग है, उससे आर डिस्टेंस पे हॉलो स्फीयर है। इस पॉइंट ए पे हमें पोटेंशियल निकालना है, पॉइंट ए पे। तो फिर से कॉन्सेप्ट वही यूज करेंगे कि हमारे पास दो चार्जेस हैं, रिंग और स्फीयर। तो हम सोचेंगे ए पे सिर्फ इस स्फीयर के कारण क्या पोटेंशियल होता और सिर्फ इस रिंग के कारण क्या पोटेंशियल होता, फिर दोनों रिजल्ट को हम ऐड कर देंगे। सो पोटेंशियल एट ए विल बी पोटेंशियल एट ए ड्यू टू स्फीयर प्लस पोटेंशियल एट ए ड्यू टू रिंग। तो स्फीयर के कारण, सिर्फ इस स्फीयर के कारण ए पे पोटेंशियल क्या होगा? दैट विल बी के क्यू बाई कैपिटल आर, के क्यू बाई आर। क्योंकि हमने पढ़ा है कि एक हॉलो स्फीयर के कारण उसके जो अंदर पोटेंशियल होता है वो वही होता है जो सरफेस पे होता है, सरफेस पे। दैट इज के क्यू बाई आर। नाउ पोटेंशियल एट ए ड्यू टू रिंग, तो ए पॉइंट पे इस रिंग के कारण क्या पोटेंशियल होगा? इस रिंग के कारण, तो रिंग के कारण पोटेंशियल फॉर्मूला होता है के क्यू डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है। दिस आर इज रेडियस ऑफ द रिंग एंड दिस स्मॉल आर इज दिस डिस्टेंस। तो ये हमारा टोटल पोटेंशियल हो गया, दैट इज आवर आंसर। तो इन दोनों क्वेश्चन में बेसिक पॉइंट यही है कि अगर बहुत सारे चार्जेस रखे हो और हमें कहीं पोटेंशियल निकालना हो तो हर चार्ज के कारण अलग अलग पोटेंशियल निकाल के अब ऐड कर दें, दैट विल बी दी आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी सिंपल पॉइंट। Let's do this question. This is a very good question. May not be very difficult, but one of the most conceptual questions and perhaps one of the favorite questions in many of the exams. तो यहां पे क्या करना है कि दो हॉलो स्फीयर कोसेंट्रिक, इस पे चार्ज Q1, इस पे चार्ज Q2, उनका सेंटर O पे है और ये 3 पॉइंट दिए हुए A, B और C। इन तीनों पे इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी है। तो लेट्स स्टार्ट विद पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब देखिए आप कैसे निकालेंगे। ए पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो आप सोचिए इस स्फीयर के कारण कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और इस स्फीयर के कारण कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और फिर उन दोनों को सम कर दें। ये कॉन्सेप्ट हम पहले भी देख चुके हैं। तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी दैट विल बी के Q2 अपॉन OA स्क्वायर। OA इज डिस्टेंस, OA। फिर इस स्फीयर के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी दैट विल बी के Q1 अपॉन OA स्क्वायर। सो दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं। तो बी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस पॉइंट पे दैट विल अगेन बी ड्यू टू दिस स्फीयर प्लस ड्यू टू दिस स्फीयर। तो बी पे इस स्फीयर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? 0। क्यों 0? क्योंकि इस स्फीयर के लिए बी अंदर वाला पॉइंट है और अंदर वाले पॉइंट पे हॉलो स्फीयर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। फिर इस स्फीयर के कारण बी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी दैट विल बी के Q1 अपॉन OB स्क्वायर, लाइक दिस। नाउ पॉइंट सी, तो वही कॉन्सेप्ट हम पॉइंट सी के लिए भी लगाएंगे। तो पॉइंट सी पे बाहर वाले स्फीयर के लिए, तो बाहर वाला स्फीयर हॉलो स्फीयर है और हॉलो स्फीयर के कारण अंदर वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। तो इस स्फीयर के कारण पॉइंट सी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी दैट विल बी 0। वैसे इस स्फीयर के कारण भी सी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी दैट विल बी 0। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। नाउ इट्स अ टर्न फॉर पोटेंशियल V। ए पे हम पोटेंशियल निकालेंगे तो फिर से वही फंडा, इस हॉलो स्फीयर के कारण पोटेंशियल निकालेंगे और इस हॉलो स्फीयर के कारण पोटेंशियल निकालेंगे।
फिर दोनों को ऐड कर देंगे तो सी पे टोटल पोटेंशियल आ जाएगा। इस स्फीयर के कारण ए पे जो पोटेंशियल है दैट इज के Q2 अपॉन OA प्लस इस स्फीयर के कारण के Q1 अपॉन OA। कमिंग टू पॉइंट बी पे इसके कारण पोटेंशियल प्लस इसके कारण पोटेंशियल, तो इस स्फीयर के कारण यहां पोटेंशियल कितना होगा के Q2 अपॉन R2। प्लीज नोट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये पॉइंट हम पहले भी देख चुके हैं बट इसको बार बार इंफेसाइज करना जरूरी है। बी पॉइंट पे इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है लेकिन इसके कारण पोटेंशियल 0 नहीं है। इसके कारण बी पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल एट दी सरफेस दैट इज के Q2 अपॉन R2 प्लस इसके कारण जो पोटेंशियल होगा दैट विल बी के Q1 अपॉन OB। कमिंग टू पॉइंट सी पॉइंट पे इसके कारण पोटेंशियल के Q2 अपॉन R2 प्लस इस स्फीयर के कारण पोटेंशियल पॉइंट सी पे दैट इज के Q1 अपॉन R। सो दिस इज आवर आंसर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको थोड़ा भी डाउट है तो आप इसको रिवाइंड करके फिर से देखें। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। इस क्वेश्चन को देखें, ये भी सिंपल और बहुत कॉन्सेप्चुअल है। यहां पे हमारे पास 4 चार्जेस हैं लाइक दिस केप्ट ऑन दी वर्टेक्स ऑफ अ स्क्वायर, केप्ट ऑन दी वर्टेक्स ऑफ अ स्क्वायर। उनके सेंटर पे पॉइंट ए है एट अ डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम ऑल दी चार्जेस। ए पॉइंट पे हमें पोटेंशियल बताना है कितना है और इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है कितना है। देखिए जरा, ए पे जो पोटेंशियल होगा वो इसके कारण प्लस इसके कारण प्लस इसके कारण और प्लस इसके कारण, तो इसके कारण पोटेंशियल कितना होगा के Q अपॉन A। इसके कारण भी उतना ही होगा, इसके कारण भी उतना ही होगा और इसके कारण भी उतना ही होगा, तो टोटल पोटेंशियल विल बी 4 टाइम्स ऑफ दिस। अब ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इसके कारण इधर, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो ये चारों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी दैट विल बी 0। सो द इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोटिस इज कि ये जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है और पोटेंशियल जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। तो यहां पे जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो डायरेक्शन के साथ हम उसको देख रहे हैं, डायरेक्शन के साथ वो ऐड हो रहा है और वो 0 आ गया टोटल। लेकिन जब हम पोटेंशियल की बात कर रहे हैं तो पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, उसका कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है। तो इसके कारण कुछ पोटेंशियल है, इसके कारण कुछ पोटेंशियल है, इसके कारण कुछ पोटेंशियल है और इसके कारण कुछ पोटेंशियल, वो सब के सब डायरेक्टली ऐड हो गए। वेरी सिंपल। तो पोटेंशियल विल बी एडेड एज अ स्केलर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी एडेड एज अ वेक्टर। लेट्स डू अ सिमिलर एग्जांपल। इसमें ये Q है, ये Q है, लेकिन ये माइनस Q है और ये माइनस Q है। फिर से ए पे हमें पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो अब हम पोटेंशियल जब निकालेंगे ए पे, तो इसके कारण पोटेंशियल, इसके कारण प्लस इसके कारण प्लस इसके कारण। तो अब देखिए इसके कारण जो पोटेंशियल होगा, इसके कारण वो होगा के Q अपॉन A। इसके कारण जो पोटेंशियल होगा दैट विल प्लस के माइनस Q अपॉन A। इसके कारण जो पोटेंशियल होगा दैट इज प्लस के माइनस Q अपॉन A। और लास्टली इसके कारण जो पोटेंशियल होगा दैट विल बी प्लस के Q अपॉन A। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे आपस में और ये दोनों आपस में कैंसिल। सो टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट ए विल बी 0। तो इसके कारण ने निकाला पोटेंशियल, इसके कारण और इसके कारण, इन दोनों के कारण पोटेंशियल जो है ए पे पॉजिटिव था और इन दोनों के कारण जो पोटेंशियल था वो नेगेटिव था। टोटल पोटेंशियल ए पे 0 आ गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की बारी। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ए पे, फिर उसको हम वेक्टर सम करेंगे डायरेक्शन के साथ। तो इस चार्ज के कारण पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, 1 कूलम चार्ज को ये जो है रिपेल करेगा। इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इधर होगी, 1 कूलम चार्ज को ये रिपेल करेगा। इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही होगी और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही होगी, ये 1 कूलम को अट्रैक्ट करेगा। सो आप देख सकते हैं यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नेट 0 नहीं हो रही है। व्हाट विल दैट बी? सो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा? तो मेन चीज है कि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा। अब इसको निकालना इतना डिफिकल्ट नहीं है, आई एम श्योर कि आप निकाल पाएंगे वेक्टर सम से। हाँ, उसकी जो डायरेक्शन होगी वो आप समझ रहे हो कि वो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो कुछ इधर होगी एंड यू कैन फाइंड इट आउट बाय वेक्टर एडिशन। लेट्स से दिस इज एन इंपॉर्टेंट थियोरेटिकल पॉइंट। यहां पे हमारे पास कुछ ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। से दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। तो क्वेश्चन ये है कि अगर हम ए से बी तक जा रहे हैं, तो पोटेंशियल कैसे चेंज हो रहा है? क्या पोटेंशियल बढ़ रहा है इधर जाने में
या फिर पोटेंशियल कम हो रहा है। इट्स वेरी सिंपल। पोटेंशियल को हम फिजिकली 1 कूलम चार्ज से रिलेट करते हैं कि 1 कूलम चार्ज को इधर उधर करने में कितना वर्क करना पड़ता है। तो 1 कूलम चार्ज को अगर हम ए से बी तक ले जाएंगे, 1 कूलम चार्ज को, प्लीज नोट, तो 1 कूलम चार्ज को हम ए से बी तक ले जाएंगे स्लोली, तो हमें निगेटिव वर्क करना पड़ेगा। निगेटिव वर्क मानते हो कि नहीं मानते हो? क्योंकि ए से बी तक 1 कूलम चार्ज को हम ले जा रहे होंगे तो हमें रोक रोक के ले जाना पड़ेगा, तो हम निगेटिव वर्क कर रहे होंगे। इसका मतलब कि पोटेंशियल विल बी डिक्रीजिंग, पोटेंशियल डिक्रीज होगा। वैसे अगर आप बी से ए तक अगर मूव करो, बी से ए तक, तो फिर पोटेंशियल क्या होगा? तो फिर से आप 1 कूलम चार्ज के बारे में सोचेंगे, तो बी से ए तक जब 1 कूलम चार्ज को ले जाओगे तो वो खींच के ले जाना पड़ेगा। इसका मतलब आपका वर्क डन पॉजिटिव होगा। इसका मतलब पोटेंशियल इज इंक्रीजिंग। तो आप ध्यान दें कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के लॉन्ग मूव कर रहे थे तो पोटेंशियल क्या हो रहा है? डिक्रीज। और जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अपोजिट मूव कर रहे हैं तो पोटेंशियल क्या हो रहा है? इंक्रीज। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। वी डिक्रीजेस along इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के लॉन्ग जा रहे हैं तो वी जो है वो डिक्रीज होगा, एंड वी इंक्रीजेस अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अपोजिट जा रहे हैं तो वी जो है वो इंक्रीज होगा। जनरली लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। लोग सोचते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के लॉन्ग हम जाएंगे, लॉन्ग तो पोटेंशियल इंक्रीज होना चाहिए। ऐसे लोगों को फील आती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के लॉन्ग जाने पे वी बढ़ना चाहिए, बट वैसा नहीं होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के लॉन्ग जाने पे वी जो होता है वो डिक्रीज होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जाने पे वी जो होता है वो इंक्रीज होता है। तो लेकिन अब लास्ट केस बताएं कि अगर ए से हम सी पॉइंट तक जा रहे हैं, ए से सी पॉइंट तक, तो फिर पोटेंशियल कैसे चेंज हो रहा है? ए से सी तक आप जाओगे तो आपको जीरो वर्क डन करना पड़ेगा, क्योंकि आप परपेंडिकुलर डायरेक्शन मूव कर रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो पोटेंशियल होगा, चेंज इन पोटेंशियल, दैट विल बी जीरो। सो दिस इज थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट कि V इज कांस्टेंट परपेंडिकुलर टू E लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में V जो होता है, V वो कांस्टेंट होता है। V इज कांस्टेंट परपेंडिकुलर टू E लाइंस। इस कॉन्सेप्ट को एम्फेसाइज करने के लिए एक और सिंपल सिचुएशन देखें। ये एक पॉइंट चार्ज है, ये उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे कि हम जानते हैं। तो आप मुझे बताएं कि अगर मैं इधर आ रहा हूं तो पोटेंशियल क्या हो रहा है? तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट आ रहा हूं, अपोजिट, तो इट मींस पोटेंशियल इज इंक्रीजिंग। पोटेंशियल इंक्रीजेस अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो मैं अपोजिट आ रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के, तो पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है। अगर मैं ऐसे जा रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के लॉन्ग, तो आपको क्या लगता है पोटेंशियल क्या हो रहा है? इस केस में पोटेंशियल इज डिक्रीजिंग, क्योंकि जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के लॉन्ग जाओगे तो पोटेंशियल विल डिक्रीज। फाइनली अगर आप ऐसे जा रहे हो, ऐसे, तो आपको क्या लगता है पोटेंशियल क्या हो रहा है? अब आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर जा रहे हो, परपेंडिकुलर, तो इसका मतलब पोटेंशियल इज कांस्टेंट, पोटेंशियल चेंज नहीं हो रहा है। वेरी सिंपली। इस तो एक सिंपल क्वेश्चन करें। तो इन दोनों ही सिचुएशन में पहले इस पे फोकस करें। हमें ये बताना है कि ए और बी में से इलेक्ट्रिक फील्ड कहां ज्यादा है और पोटेंशियल भी कहां ज्यादा है। ये व्हाइट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, तो क्लियरली इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ए पे ज्यादा होगा, क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास पास हैं, तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। यहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर दूर हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कम होगा। और पोटेंशियल की हम बात करें तो अब देखिए, अगर हम इधर जाएंगे ए से बी, तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के लॉन्ग जा रहा हूं, मतलब पोटेंशियल हैज टू डिक्रीज, मतलब बी पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा वो कम होगा। ए से बी अगर मैं जा रहा हूं तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के लॉन्ग जा रहा हूं, तो मतलब पोटेंशियल हैज टू डिक्रीज, मतलब बी पॉइंट का पोटेंशियल लेसर होगा। वैसे इस केस में हम बताएं ए और बी की अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कंपेयर करें तो बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी, क्योंकि यहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास पास है। और अगर हम पोटेंशियल कंपेयर करें तो अगर मैं ए से बी तक जा रहा हूं तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के लॉन्ग जा रहा हूं, तो पोटेंशियल हैज टू डिक्रीज, मतलब बी का पोटेंशियल जो है वो कम होगा, लेकिन ए का पोटेंशियल ज्यादा होगा। क्योंकि जब आप ए से बी जा रहे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के लॉन्ग जा रहे हो, तो पोटेंशियल विल डिक्रीज, मतलब बी का पोटेंशियल कम है। इक्विपोटेंशियल सरफेस, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, लेट्स सी व्हाट इट इज। तो सपोज करें जैसे कि एक इनफाइनाइट शीट है मेरे पास, पॉजिटिवली चार्ज इनफाइनाइट शीट, नॉट रॉड, शीट है, उसकी ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। तो अगर मैं सपोज करो इस पॉइंट पे हूं और इससे ऐसे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नीचे आता हूं ऐसे, तो पोटेंशियल चेंज हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है,
यहाँ और यहाँ पोटेंशियल सेम होगा क्योंकि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर मूव कर रहा हूँ। वैसे मैं और नीचे आऊंगा तो भी पोटेंशियल चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर मूव कर रहा हूँ। तो इस लाइन पे मैं कहीं भी नीचे आऊं तो इस लाइन पे हर जगह पोटेंशियल क्या होगा, सेम। वैसे इस लाइन की अगर हम बात करें तो इस लाइन पे हर जगह पोटेंशियल विल बी सेम। अगर हम इस लाइन की बात करें तो इस लाइन पे हर जगह पोटेंशियल विल बी सेम। नोट, यहां और यहां पोटेंशियल जो होगा, यहां और यहां पोटेंशियल सेम होगा, यहां और यहां भी पोटेंशियल सेम होगा, यहां और यहां भी पोटेंशियल सेम होगा, लेकिन यहां और यहां पोटेंशियल सेम नहीं होगा। तो इस लाइन पे हर जगह पोटेंशियल सेम है तो हम बोलेंगे दिस इज अ इक्विपोटेंशियल सरफेस। इस लाइन पे हर जगह पोटेंशियल सेम है तो हम बोलेंगे ये दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस है। इस लाइन पे हर जगह पोटेंशियल सेम है तो हम बोलेंगे तीसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो आप समझ गए होंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस का क्या मतलब है। एज अ नेम सजेस्ट, इक्विपोटेंशियल। इक्विपोटेंशियल इज अ सरफेस जिसमें पोटेंशियल इज इक्वल एवरीवेयर। ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस और ये तीसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस है। वेरी सिंपल। जैसे एक और केस हम देखें, ये एक पॉइंट चार्ज है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस व्हाइट। यहां पे इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे होंगे, प्लीज गेस। यहां पे जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगे वो इस तरह से होंगे, जैसे सर्कुलर और स्फेरिकल। इस लाइन पे हम मूव करेंगे तो पोटेंशियल विल बी कांस्टेंट क्योंकि इस लाइन पे जब मैं मूव कर रहा हूं तो आई एम मूविंग परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस पे हर जगह पोटेंशियल सेम होगा। वैसे इस लाइन पे हर जगह पोटेंशियल क्या होगा, सेम। तो यहां पे दीज ऑरेंज सर्कुलर और स्फेरिकल लाइंस आर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। आप समझ होंगे व्हाट आर इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो कुछ प्रॉपर्टीज होती है इक्विपोटेंशियल सरफेस की जो हम लिख लेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टीज कि डेल्टा वी इक्वल टू 0। इक्विपोटेंशियल सरफेस पे डेल्टा वी 0 होता है, वेरी ऑब्वियस। किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे पोटेंशियल हर जगह पे सेम होगा, मतलब डेल्टा वी इज 0। सेकेंड प्रॉपर्टी वेरी सिंपल, वर्क डन इन मूविंग 1 कूलम चार्ज ऑन दिस सरफेस इज 0। इस सरफेस पे 1 कूलम चार्ज को मूव कराने में जो वर्क करना पड़ेगा दैट विल बी 0। सिंपल सी बात है। थर्ड पॉइंट विच इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि दे आर परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर होते हैं। आप देखिए यहाँ पे ये व्हाइट जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है और ये ऑरेंज इक्विपोटेंशियल सरफेस, दोनों परपेंडिकुलर है। वैसे आप यहाँ पे भी देखें तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और ये ऑरेंज में इक्विपोटेंशियल सरफेस, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कैन बी रिटन इज टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस डू नॉट इंटरसेक्ट। ये तो बहुत सिंपल और ऑब्वियस सा पॉइंट है, जिसे आप देख भी सकते हैं। ये दो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये और ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। वैसे ये दोनों दो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये भी एक दोनों दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे। So these are some properties of equipotential surfaces. Let's do these two small questions. तो ये हमें कुछ इक्विपोटेंशियल लाइन दे रही हुई है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनानी है। ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इक्विपोटेंशियल लाइंस आर गिवन। तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे होंगी, तो हमने पढ़ा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है वो परपेंडिकुलर होती है इक्विपोटेंशियल। तो अगर ये इक्विपोटेंशियल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उसकी परपेंडिकुलर इस तरीके से होनी चाहिए, समथिंग लाइक दिस। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन भी होती है, तो यहाँ डायरेक्शन की टू पॉसिबिलिटीज है, ऐसे या फिर ऐसे। तो ये डायरेक्शन सही है, ये डायरेक्शन सही है। तो देखिए इस डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के लॉन्ग पोटेंशियल डिक्रीज होता है, यानी ये सही है क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन हम ऐसे बोलेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के लॉन्ग क्या होगा, पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा होगा। दिस इज राइट। ये गलत है, क्यों गलत है, तो अगर हम ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बोलेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के लॉन्ग पोटेंशियल क्या होगा, इंक्रीज, व्हिच इज नॉट पॉसिबल। दिस इज रॉन्ग, सो दिस इज राइट। तो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इस केस में फिर से ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो इसके परपेंडिकुलर होनी चाहिए। आई थिंक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन शुड बी लाइक दिस, इसके परपेंडिकुलर। नाउ व्हाट अबाउट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, डायरेक्शन कुछ ऐसी होगी, समथिंग लाइक दिस, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के लॉन्ग पोटेंशियल क्या होना चाहिए, डिक्रीज। तो वेरी सिंपल, ऐसे सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस पे। ये जो है दो पॉजिटिव चार्ज हैं इक्वल मैग्नीट्यूड के, उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है जो कि हम पहले भी देख चुके हैं। और यहाँ पे दो चार्ज हैं इक्वल मैग्नीट्यूड के बट अपोजिट साइन के, और उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसी होती है, ये हम पहले देख चुके हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, इन दोनों चार्जेस, इन दोनों केसेस के लिए, इस केस के लिए और इस केस के लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाई थी पहले, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस।
हम इक्विपोटेंशियल सरफेस की लाइंस बनाएंगे कि इक्विपोटेंशियल सरफेस की लाइंस कैसी होती है इनके लिए। तो लेट्स हैव अ लुक। तो ये जो ग्रीन में बनाया है ये इक्विपोटेंशियल लाइंस है। आप देख सकते हैं कि वेरीफाई कर सकते हैं कि ये जो इक्विपोटेंशियल लाइंस है ग्रीन वाली वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर लगेंगी आपको हर जगह पे। वैसे ये भी ये जो ग्रीन वाली इक्विपोटेंशियल लाइंस है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर लगेंगी आपको। वैसे इसमें भी आप देखें तो आप अगर नोट करेंगे तो ग्रीन जो लाइंस है इक्विपोटेंशियल वाली वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर होती है। तो आप ध्यान रखें कि इन दोनों केसेस में कुछ इस तरह की इक्विपोटेंशियल लाइंस होती है। तो पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में मेन चीजें जो हमने पढ़नी थी वो हम पढ़ चुके हैं। अब कुछ छोटी मोटी सी चीजें देखेंगे जो रह गई है। तो जैसे फोर्स का फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू क्यू, ये फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के बीच का रिलेशन है। वैसे पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वी इंटू क्यू, ये पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल को रिलेट करने का फॉर्मूला है। इसका क्या मीनिंग है लेट्स हैव अ लुक। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ पे पॉइंट ए, तो इस पॉइंट ए पे कुछ पोटेंशियल होगा, उसका मतलब क्या है ये तो हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। अब थोड़ी सी डिफरेंट सिचुएशन हमारे पास, ये प्लस क्यू चार्ज वैसे ही है और ये जो पॉइंट ए है वहां पे हमारे पास एक छोटा सा प्लस क्यू चार्ज है। तो ये सिस्टम की अब जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, दिस पोटेंशियल एनर्जी कैन बी रिटन एज वी इंटू क्यू। वी जो है वो यहाँ का पोटेंशियल है और ये क्यू। सो दिस अ वेरी सिंपल फॉर्मूला बट अ इंपॉर्टेंट वन। जैसे एक और चीज देखें तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारे पास, कोई भी आर्बिट्ररी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना ली हमने, कोई खास तरीके की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं बनाई है। इसमें सपोज करें आप दो पॉइंट्स है ए और बी, तो ए और बी के बीच में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसका फॉर्मूला हम लिख सकते हैं माइनस इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी एक्स वेक्टर। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जैसा कि आप आगे देखेंगे। और शायद आपको ऐसा लग सकता है कि ये नया फॉर्मूला और हमने पहले नहीं देखा, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी नेक्स्ट 2 मिनट में हम इस फॉर्मूले को प्रूव करेंगे और तब आप देखेंगे कि इस फॉर्मूले के अंदर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो तो हम बार बार देख चुके हैं, बहुत डीपली देख चुके हैं। तो लेट्स सी कि इसका क्या प्रूफ है। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट कैन बी रिटन एज वर्क डन बाय मैन, वर्क डन बाय मैन इन ब्रिंगिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम बी टू ए। तो बी से ए तक आदमी को 1 कूलम चार्ज ले जाने में स्लोली जो वर्क करना पड़ेगा दैट विल बी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड ए। तो ये जो वर्क डन बाय मैन है इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रल फोर्स अप्लाइड बाय मैन वेक्टर डॉट डी एक्स वेक्टर, वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूं। अब ये जो फोर्स अप्लाइड बाय मैन है इस पर फोकस करें आप। तब जब आदमी इस 1 कूलम चार्ज को इधर ले जा रहा होगा तो उस पर इधर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा दैट विल बी इनटू क्यू, और वो ई के बराबर हो जाएगा क्योंकि क्यू जो है वो तो 1 हो गया यहाँ पे, क्योंकि 1 कूलम चार्ज को ले जाएगा। तो आदमी का जो फोर्स होगा, फोर्स अप्लाइड बाय मैन, वो इधर की तरफ होगा, तभी तो आदमी चार्ज को इधर ले जा पाएगा। और उसकी वैल्यू कितनी होगी, वो ई इंटू 1 के बराबर ही होगी सेम, क्योंकि हमने पहले भी देखा है कि जब आदमी स्लोली चार्ज ले जाता है तो उसमें नेट फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो। तो फोर्स अप्लाइड बाय मैन इज इक्वल टू ई। तो यहां पे वेक्टर फॉर्म में आप देखें जरा, फोर्स अप्लाइड बाय मैन वेक्टर को हम ऐसे लिखेंगे नेगेटिव ऑफ ई वेक्टर। ये नेगेटिव साइन क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हम वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं। तो मैन का जो फोर्स है वो इधर की तरफ लग रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर की तरफ है, अपोजिट, इसलिए वेक्टर फॉर्म में माइनस साइन आएगा। तो यहां हमारे पास आ गया माइनस इंटीग्रल ऑफ ई वेक्टर डॉट डी एक्स वेक्टर, हेंस प्रूव्ड। तो ये फॉर्मूला जो है वो प्रूव हो गया। तो आप देख सकते हैं ये फॉर्मूला कोई नई चीज नहीं है, ये बेसिकली वही डिफिनेशन है कि डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू वर्क डन बाय मैन इन मूविंग 1 कूलम चार्ज स्लोली। वही हम निकालते गए तो फाइनली कुछ ऐसा आ जाता है। मोशन इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अभी तक हम इस चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल इन दोनों का कॉन्सेप्ट स्टडी कर चुके हैं। अब हम इस चैप्टर में कुछ ऐसे फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे जिनमें इलेक्ट्रोस्टैट्स और मैकेनिक्स ये दोनों इन्वॉल्व होंगे। सो दिस विल बी एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट एंड मे बी ऑल्सो स्लाइटली डिफिकल्ट, क्योंकि इसमें अब इलेक्ट्रोस्टैट्स और मैकेनिक्स दोनों इन्वॉल्व होगा। लेट्स सी दिस एग्जांपल, दिस विल एम्फेसाइज अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन ये है कि ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बना रखी है हमने यहाँ पे, वो एक पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज के कारण बनी है। ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड हम पहले भी देख चुके हैं। इसमें एक पॉजिटिव चार्ज से स्मॉल पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू यहां रख दिया गया। तो हमें ये डिस्कस करना है कि इस पॉजिटिव चार्ज का पाथ कैसा होगा, ये अब कैसे मूव करेगा। मूव तो इसको करना ही है क्योंकि इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको रखा गया है, तो इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, तो ये मूव करेगा। तो कैसे मूव करेगा ये बताना है। तो क्या ये इस डॉटेड लाइन के लॉन्ग मूव करेगा, मतलब क्या इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के लॉन्ग ये मूव करेगा। तो जनरली स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के लॉन्ग
फोर्स लगेगा इस तरीके से, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के लॉन्ग मूव करने लगेगा। बट क्या ये सही है? वेरी इंटरेस्टिंगली नो। द पॉइंट इज कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के लॉन्ग, इस डॉटेड लाइन के लॉन्ग मूव नहीं करेगा। अब क्यों इसके लॉन्ग मूव नहीं करेगा? तो उसके लिए हम मैकेनिक्स का एक कॉन्सेप्ट रिकॉल करेंगे, शायद आपको याद ना हो। विल रिकॉल अ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ मैकेनिक्स। तो सपोज करें हमारे पास ऐसी सिचुएशन है कि आई हैव अ फुटबॉल, एक फुटबॉल है जो आगे जा रहा है विद वेलोसिटी v। इस फुटबॉल को आपने आगे की तरफ किक किया, तो आगे की तरफ आपने इसको किक किया। आगे की तरफ किक करने का मतलब है कि आपने इस पर फोर्स भी आगे की तरफ ही लगाया। तो क्या इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होगा? यहाँ पे नहीं होगा। आपने आगे की तरफ किक लगाया तो ये आगे ही जाता रहेगा अभी भी। तो इस केस में लाइन ऑफ मोशन, हम ऐसा बोल सकते हैं कि लाइन ऑफ मोशन डज नॉट चेंज। लाइन ऑफ मोशन डज नॉट चेंज। अब आप सिमिलर से एक और सिचुएशन कंसीडर करें जिसमें मेरे पास वही फुटबॉल है, वो आगे वेलोसिटी v से जा रहा है। अब जो है मैंने इसको किक ऑब्लिकली किया है कुछ ऐसे, तो किक अगर मैंने इसको ऐसे किया है तो मतलब मैंने फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लगाया। क्या अब इसका लाइन ऑफ मोशन चेंज होगा? क्लियरली इसका लाइन ऑफ मोशन चेंज हो जाएगा। लाइन ऑफ मोशन चेंजेस। तो आप देखिए इस सिचुएशन को हम कुछ इस तरीके से सोच सकते हैं कि यहां पे हमने जो फोर्स लगाया ऑब्लिकली, इसके दो कंपोनेंट है, एक ऐसे और एक ऐसे। वी कैन से दिस इज कंपोनेंट ऑफ फोर्स पैरेलल टू वेलोसिटी एंड दिस इज कंपोनेंट ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। सो आप मुझे ये बताएं कि इन दोनों कंपोनेंट में से कौन सा कंपोनेंट लाइन ऑफ मोशन को चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है? क्या ये कंपोनेंट लाइन ऑफ मोशन को चेंज कर रहा है? नहीं। अगर ये कंपोनेंट लाइन ऑफ मोशन को चेंज कर रहा होता, पैरेलल कंपोनेंट, तो इस केस में भी लाइन ऑफ मोशन चेंज हो जाता। इसलिए ये कंपोनेंट लाइन ऑफ मोशन को चेंज नहीं कर रहा है। तो वी कैन से दिस कंपोनेंट ऑफ फोर्स, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग लाइन ऑफ मोशन। तो वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, लाइन ऑफ मोशन is changed by component of force perpendicular to velocity। ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ये हम पहले भी देख चुके हैं जिस बहुत सारे सिचुएशंस में। जैसे प्रोजेक्टाइल का एक एग्जांपल लें, तो यहां पे एक बॉल को हम वर्टिकली ऊपर फेंक रहे हैं ग्राउंड से, तो ये ऊपर जाता है, फिर उसी पाथ पे नीचे जाता है। लेकिन जब उसको हम एंगल पे फेंकते हैं तो ये ऐसे एक प्रोजेक्टाइल पाथ पे जाता है, पैराबोलिक पाथ पे जाता है। तो इस केस में लाइन ऑफ मोशन चेंज हो रहा है, बट इस केस में लाइन ऑफ मोशन चेंज नहीं हो रहा है। उसको हम ऐसे सोच सकते हैं कि दोनों ही केस में mg फोर्स लग रहा है नीचे, इसमें भी mg फोर्स लग रहा है। तो इसमें जो mg फोर्स है वो v के लॉन्ग ही है, तो फोर्स का कोई परपेंडिकुलर कंपोनेंट नहीं है। फोर्स इज पैरेलल टू v ऑलवेज, इसलिए इसमें लाइन ऑफ मोशन चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन यहां पे जो फोर्स है उसका आप देख सकते हैं एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, दिस इज परपेंडिकुलर कंपोनेंट, और एक पैरेलल कंपोनेंट भी है। तो क्या पैरेलल से तो मेरे को खास मतलब नहीं है, लेकिन यहां पे mg फोर्स का एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। परपेंडिकुलर कंपोनेंट मतलब कंपोनेंट ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। तो ये जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है यहां पे वेलोसिटी के, उसके कारण लाइन ऑफ मोशन चेंज हो रहा होता है। अब आप इस क्वेश्चन पे वापस आए, आप जरा सोचें, क्या इस पार्टिकल का पाथ फील्ड लाइन के लॉन्ग हो सकता है? फॉर द टाइम भी अगर हम मान ले कि हां हो सकता है, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम यह है कि अगर वो इस पाथ के लॉन्ग चल रहे हैं, इस पाथ के लॉन्ग चल रहे हैं, तो कभी भी इस पे जो फोर्स लग रहा होगा वो इस पाथ के लॉन्ग ही लगेगा, हमेशा टेंजेंशियल। अगर वो इस पाथ पे चल रहा है तो हमेशा फोर्स इस पाथ के लॉन्ग टेंजेंशियल लगेगा। एंड इफ वी टॉक अबाउट वेलोसिटी, वेलोसिटी विल आल्सो बी टेंजेंशियल इन द सेम डायरेक्शन, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट कर्व पाथ में मूव करता है तो उसकी वेलोसिटी टेंजेंशियल होती है। तो इस केस में फिर क्या हो रहा होगा कि फोर्स और वेलोसिटी हमेशा पैरेलल है, फोर्स और वेलोसिटी हमेशा सेम डायरेक्शन में, फिर भी लाइन ऑफ मोशन चेंज हो रहा होगा, बट दैट इज नॉट पॉसिबल। क्योंकि लाइन ऑफ मोशन तभी चेंज हो सकता है जब फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो, जैसे यहां पे हमने देखा था और जैसे यहां पे भी देखा था। बट अगर यहां पे ये इस डॉटेड लाइन में मूव करता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के लॉन्ग, तो लाइन ऑफ मोशन चेंज हो रहा होगा विदाउट परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। इसका मतलब दिस पाथ इज नॉट पॉसिबल, ये इस लाइन के लॉन्ग मूव नहीं करेगा।
तो जनरली स्टूडेंट ऐसे सोचते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में किसी चार्ज को छोड़ दिया जाए तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के लॉन्ग मूव करेगा, बट दैट इज रॉन्ग। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। अब क्वेश्चन ये है यहाँ पे कि अगर वो ऐसे मूव नहीं करेगा, इस ऑरेंज लाइन के लॉन्ग मूव नहीं करेगा, तो फिर कैसे मूव करेगा? दैट वी कैन नॉट डिस्कस, दैट विल बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड। अब इसका जो पाथ होगा एक्चुअल वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होगा, हम उसको एनालाइज नहीं कर पाएंगे अभी इस स्टेज पे। बट हम ये जो बोल सकते हैं कि कैसा भी पाथ हो, बट इस डॉटेड लाइन के लॉन्ग, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के लॉन्ग ये मूव नहीं करेगा। So finally the concept is, if released in electric field, a charged particle do not move along the field lines. अब सपोज करो ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है स्ट्रेट, ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इनफाइनाइट शीट बनाई जा सकती है फॉर एग्जांपल। इसमें अगर हमने पॉजिटिव चार्ज एक क्यू रख दिया, तो अब इसका पाथ कैसा होगा? क्या इसका पाथ ऐसा होगा? Will it move along the electric field line? तो here the answer is yes. यहां पे very interestingly the answer is yes. क्योंकि यहां पे अगर ये इस लाइन के लॉन्ग मूव करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के लॉन्ग, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इस लाइन के लॉन्ग अगर ये मूव करता है, इसका मतलब है कि फोर्स हमेशा इस लाइन के लॉन्ग ही लगेगा इस पे, और जो इस लाइन के लॉन्ग मूव कर रहा है तो वेलोसिटी भी इसी लाइन के लॉन्ग में। तो इस केस में इस लाइन के लॉन्ग मूव करने का मतलब है एफ एंड वी आर इन दी सेम डायरेक्शन, बट यहां पे इसका लाइन ऑफ मोशन चेंज हो भी नहीं रहा है इस लाइन पे मूव करने पे, तो एवरीथिंग इज ऑल राइट। तो इस केस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस केस में अगर इस चार्ज को छोड़ दिया जाएगा तो इट विल मूव अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के लॉन्ग मूव करने पे डायरेक्शन ऑफ मोशन या लाइन ऑफ मोशन चेंज नहीं हो रहा, सो देयर इज नो प्रॉब्लम, ये ऐसे मूव करेगा, दिस ऑल राइट। जैसे एक और केस देखें आप, यहां पे एक पॉइंट चार्ज है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ इस तरीके से होगी। इसमें अगर मैंने एक पॉजिटिव चार्ज क्यू छोड़ दिया, तो क्या ये फील्ड लाइन के लॉन्ग मूव करेगा? ऐसे यस, ये भी मूव करेगा। क्यों? क्योंकि वो ऐसे मूव कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के लॉन्ग, तो इसका मतलब इस पे जो फोर्स है हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के लॉन्ग इस तरह से लगेगा, और इसकी जो वेलोसिटी है वो भी इधर ही हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के लॉन्ग मूव करने पे लाइन ऑफ मोशन चेंज नहीं हो रहा है, सो देयर इज नो प्रॉब्लम, दिस इज एब्सोल्युटली ऑल राइट। तो ये दोनों केसेस में और पिछले वाले केसेस में स्टडी करके आपको क्या समझ में आता है? So let's write that down. If released in curved field line, charge does not move along field line. जैसा कि हमने कुछ देर पहले देखा था कि कर्व्ड फील्ड लाइन में अगर चार्ज को रिलीज किया जाए तो वो फील्ड लाइन के लॉन्ग मूव नहीं करता है। लेकिन if released in straight field line, स्ट्रेट फील्ड लाइन में रिलीज किया जाए जैसे कि इन दोनों केसेस में, तो चार्ज moves along field lines. Very deep concept. Okay, अब हम दूसरा ऐसा कॉन्सेप्ट देखेंगे, ऐसे कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जिनमें मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोस्टैट्स दोनों इन्वॉल्व होंगे। इन क्वेश्चंस में एनर्जी कंजर्वेशन जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होगा। तो लेट्स हैव अ लुक। इस क्वेश्चन को आप देखें, इसमें एक ऑब्जेक्ट है जो फिक्स्ड है, इसमें इतना चार्ज है, इसे इनफाइनाइट डिस्टेंस पे दूसरा ऑब्जेक्ट है, इसमें इतना चार्ज और मास है, और ये 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से इधर जा रहा है। हमें निकालना है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे? सबसे पहले हम इसका मोशन एनालाइज करेंगे कि कैसा मोशन होगा। ये अपनी वेलोसिटी के कारण आगे जा रहा है, लेकिन ये जो है वो इस पे इधर रिपल्शन फोर्स लगा रहा होगा, इस पे रिपल्शन। तो जैसे जैसे ये आगे जाएगा, इस रिपल्शन फोर्स के कारण जैसे जैसे ये आगे जाएगा इसकी वेलोसिटी कम होने लगेगी। तो ये आगे जाएगा बट इसकी वेलोसिटी कम हो रही होगी, कम होते होते कभी ना कभी इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो ये आ गया है और इसकी वेलोसिटी कम होते होते 0 हो गई। अब क्या होगा? तो इसके रिपल्शन के कारण अब ये पीछे मुड़ जाएगा और ऐसे जाने लगेगा, लाइक दिस। तो ये जो इन दोनों के बीच की मिनिमम डिस्टेंस होगी r, इसी को बोला जा रहा है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो ये r हमें निकालना है बेसिकली। तो कैसे निकालेंगे हम इसको r? अब देखिए जरा, जैसे जैसे ये पास आ रहा है वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है? कम, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया। व्हाट आर पोटेंशियल एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है K Q1 Q2 अपॉन R। तो जैसे जैसे ये पास आ रहा है R कम हो रहा है, और R कम होने से U बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आ रहा है काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। लेकिन काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, इनका जो सम है वो कांस्टेंट रहेगा। तो वी कैन राइट काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल विल बी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो है वो कितनी लिखेंगे? हाफ m
v स्क्वायर, डेटा यहां पे दिया हुआ है। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी दैट विल बी के Q1 Q2 अपॉन इन्फिनिटी, ये डिस्टेंस इन्फिनिटी है, तो ये जो टर्म है वो तो एक्चुअली में 0 हो गया, इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो इसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी यहां पे कितनी है, 0, प्लस फाइनल पोटेंशियल दैट विल बी के Q1 Q2 अपॉन r। ये जो r है ये डिस्टेंस है ये। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं, इसमें r इज द ओनली वेरिएबल, तो इफ वी सॉल्व दिस वी विल गेट आवर आंसर। लेट्स डू दिस क्वेश्चन, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है जो लास्ट क्वेश्चन में था। यहां पे एक सॉलिड स्फीयर है जिसमें पॉजिटिव चार्ज है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, उसके बीच से बहुत छोटा सा छेद है, बहुत पतला सा ऐसे छेद है, इस पे चार्ज कुछ इतना इसका रेडियस दिया हुआ है, इससे इनफाइनाइट डिस्टेंस पे एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास और चार्ज दिया हुआ है, और ये जो ऑब्जेक्ट है वो इधर आ रहा है विद सम वेलोसिटी v0। ये वेलोसिटी v0 हमें निकालनी है, और दिया हुआ ये है कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसको हमें सेंटर तक पहुंचाना है, सेंटर O तक पहुंचाना है। द क्वेश्चन इज फाइंड v0 so that object reaches point O। तो ये वेलोसिटी v0 बतानी है ताकि ये O तक पहुंच जाए। तो पहले हम सिचुएशन को एनालाइज करेंगे, यहाँ पे क्या हो रहा है, वही हो रहा है जो पहले क्वेश्चन में हो रहा था, कि ये अपनी वेलोसिटी के कारण आगे जाएगा और ये जो है इसको रिपेल कर रहा होगा, जिस कारण जैसे जैसे ये आगे जाएगा इसकी वेलोसिटी कम होगी, और कम होते होते कभी ना कभी इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। जब इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी तो ये यू टर्न लेके पीछे आने लगेगा, लेकिन इस सिचुएशन में ये O पॉइंट तक नहीं पहुंच पाए। तो अगर हमें इसे O पॉइंट तक पहुंचाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो यहां पे क्या होना चाहिए, तो उस केस में ये होना चाहिए कि ये आगे आए, इसकी वेलोसिटी कम हो रही है, और इसकी वेलोसिटी 0 जो है वो इस पॉइंट पर आके होनी चाहिए, यहां पर इसकी वेलोसिटी 0 होनी चाहिए। इससे अगर पहले वेलोसिटी 0 हो गई तो फिर ये O पॉइंट तक नहीं पहुंच पाएगा। तो यहां तक पहुंचने के लिए इसकी जो वेलोसिटी है वो यहां पे 0 होनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, यहां पे और यहां पे एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे। तो आई राइट इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी विल बी डन एज हाफ m v0 स्क्वायर, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी विल बी 0 क्योंकि ये डिस्टेंस इनफाइनाइट है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो है यहाँ की वो भी 0 होगी, और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी यहाँ की कितनी होगी, तो यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। तो यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हम लिख सकते हैं वहां का पोटेंशियल इनटू q। दिस विल बिकम, यहाँ का पोटेंशियल कितना होता है, याद करें आप 1.5 k q अपॉन r। दिस इज पोटेंशियल एट दिस पॉइंट, सेंटर ऑफ अ सॉलिड स्फीयर, इनटू ये जो q है वो दिस। नाउ इफ वी सॉल्व दिस इक्वेशन यू कैन सी v0 इज द ओनली वेरिएबल, बाकी सब कुछ क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो v0 हमारे पास आ जाएगा, दैट विल बी आवर आंसर। तो लेट्स डू सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज आल्सो इंटरेस्टिंग। अब क्वेश्चन ये है कि फाइंड v0 सो दैट ऑब्जेक्ट रीचेस पॉइंट ए। अब हमें इस ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी बतानी है ताकि वो O पॉइंट तक ही नहीं बल्कि उसको क्रॉस करके A तक पहुंच जाए। तो कैसे करेंगे हम इसको, व्हाट विल बी आवर सॉल्यूशन। इट्स एक्चुअली वेरी सिंपल। अब देखें कि पहले पार्ट पे थोड़ा कंसंट्रेट करें। पहले पार्ट में ये जो v0 आएगा, पहले पार्ट का जो आंसर आएगा, अगर उस वेलोसिटी से इसको फेंका जाए तो ये O तक पहुंच जाएगा। अब अगर हम इसको थोड़ी सी और ज्यादा वेलोसिटी दे दें, थोड़ी सी और ज्यादा, तो वो O से आगे निकल जाएगा, और वंस ये O से आगे चला जाता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड खुद ही इसको रिपेल कर करके A तक पहुंचा देगी, और A तक ही क्या है उसको और भी आगे पहुंचा देगी। यस और नो, आप इस पे ध्यान दें। जब ये यहां पे पास आ रहा था तब स्फीयर जो है उसको रिपेल कर रहा था, इसकी वेलोसिटी कम हो रही थी, लेकिन अगर हम इस v0 से इसको फेंकें तो O तक तो पहुंच ही जाएगा, और अगर हम वेलोसिटी थोड़ी सी और ज्यादा कर दें तो ये O को क्रॉस करके आगे आ जाएगा, और एक बार ये आगे आ जाएगा तो फिर तो ये स्फीयर खुद ही रिपेल कर करके इसको A तक पहुंचा देगा। तो वेरी सिंपली द आंसर विल बी दैट v0 शुड बी स्लाइटली ग्रेटर देन आंसर ऑफ पार्ट 1। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें। डेली ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना भी ना भूलें ताकि आपको नए वीडियो की जानकारी तुरंत मिलती रहे। और अगर आपको लगता है कि आपके दोस्तों को भी इससे फायदा हो सकता है तो उनके साथ भी शेयर करें।